हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिका फिज़िक्स चैनल पे आपका वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट की सीरीज़ चल रही है उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक चल रहा था और लास्ट वीडियो में हम लोग लेंज लॉ तक पहुँचे थे, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। अब उसी का एप्लीकेशन देखते हैं। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का तो वीडियो अलग है, वो आपको पता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे कुछ बनते हैं अच्छे क्वेश्चन, उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है और इसके अंदर एक क्लोज्ड लूप है, ये है ना, और ये मूव कर रहा है v स्पीड से। क्या रहा है, एक क्लोज्ड कॉइल ऑफ एनी शेप, इसका शेप कुछ भी हो सकता है ना, ट्रांसलेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ये बी की वैल्यू जो दिया हुआ है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और ये जो क्लोज लूप है तो इसका एरिया भी कांस्टेंट होगा, है ना। तो अगर मैं इसके फ्लक्स की बात करूं, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा दैट विल बी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये इसके अंदर मूव कर रहा है, इसी के अंदर, बाहर ना निकले इससे, ध्यान रखिएगा। अगर ये बाहर निकलने लगेगा इससे तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया इफेक्टिव कम हो जाएगा। अभी पूरा का पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जब ये बाहर जाने लगता है तो इसका एरिया कम होने लगेगा। तो तब की बात नहीं कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है। और कह रहा है बताओ इसमें करंट कितना इंड्यूस्ड होगा। तो भाई जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो, फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं होगा। और जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और जब ईएमएफ इंड्यूस ज़ीरो हो गया तो करंट इंड्यूस्ड भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ई माने वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर करंट इंड्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सर्कुलर कॉइल रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस। ये सर्कुलर कॉइल देखिए आपको दिख रहा है इस तरह से, है ना, ये सर्कुलर कॉइल इस तरह से आपको दिख रहा है। इट रोटेट अबाउट इन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। जैसे ये सर्कुलर कॉइल मान लीजिए हमारा ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में मान लेते हैं, तो ये इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, जेड, है ना। इस जेड एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। कॉइल एक्स वाई में है तो इसका जो एक्सिस होगा वो किस पे हो जाएगा, जेड पे। इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, कह रहा है एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। तो कह रहा है बताओ इसमें फ्लक्स कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, देखिए इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, जेड डायरेक्शन में, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड किस में दिया हुआ है, जेड एक्सिस में, है ना, और इसका एरिया भी किस डायरेक्शन में हो गया, जेड एक्सिस में हो गया, इसका एरिया भी क्या हो गया, जेड एक्सिस में हो गया, सरफेस एरिया ये भी जेड एक्सिस में है। तो जब दोनों जेड एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो यहाँ पर भी फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा फाई ज़ीरो हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलर जैसे इस फर्स्ट केस में हुआ था, बिल्कुल उस तरह से भी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है इसलिए। अब अगर ये किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट करती, है ना, जैसे एक्स वाई प्लेन में ही ये रोटेट कर रही है, एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसलिए इसका फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है और फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ओके। अब ज़रा हम लोग आते हैं इसमें
नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं नीचे, ये देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसमें कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है हमारी इस तरह से, ये देखिए ये सर्कुलर कॉइल है और ये एक्सिस से दिया हुआ, एक्सिस के लॉन्ग इसमें करंट है। वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मतलब अगर इस कॉइल को मैं एक्स वाई प्लेन में मान लूँ, देखिएगा अगर इस कॉइल को, देखिए इसमें डायग्राम ही मेन है समझना कि एरिया और फ्लक्स में कैसे मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल क्या है। तो कह रहा है कि वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो कॉइल को तो मैंने एक्स वाई में मान लिया। अब आपको पता है एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड। इसका मतलब जो वायर है हमारा वो किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। वायर किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। अब इसमें कुछ करंट की वैल्यूज आ रही है तो जो भी करंट इसके अंदर जा रहा आई, वो करंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। करंट इसने क्या दे रखा है, कांस्टेंट। तो अगर करंट कांस्टेंट होगा तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको फील करा दूं, अगर इस वायर में करंट इधर जाता है तो इस साइड का जो पॉइंट होता था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड क्या बताते थे, क्रॉस। क्या बताते थे, क्रॉस। और इधर पॉइंट अगर ले लेते थे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाता था, डॉट। तो जिस प्लेन में ये है इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये जेड एक्सिस हमने माना है, तो अगर मैं इसको, देखिए इसको अगर मैं जेड मान लूँ, ठीक, और ये पॉइंट हमारा इधर एक्स में है, ये पॉइंट हमारा इधर एक्स में है, तो डी एल क्रॉस आर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो डी एल हमारा क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन माने के, और करंट हमारा क्या हो गया, आर किधर हो गया, इधर, के क्रॉस आई। तो आपको पता है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई हमारा क्या हो जाता था, जे, के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो डीएल वेक्टर हमारा किस में है, जेड में है, के में, प्लस के में, और पोजीशन हमारा इधर है आई में। तो डीएल क्रॉस आर ये हमारा क्या मिल रहा है, क्रॉस में, वाई का डायरेक्शन में मिल रहा है, देखिए जे है ना, नीचे प्लस तो इसमें मान नहीं सकते, एक्स वाई जेड तीनों है तो कोई प्लस माइनस हो सकता है, इसीलिए आ रहा है प्लस जे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस में होता था। कहने का मतलब मेरे ये है कि वायर अगर जेड में है और पॉइंट हमारा एक्स में है, या इसको वाई अगर हम ले लेते, अगर मैं इसको एक्स ले लूँ या वाई एक्सिस भी ले सकता हूँ, तो अगर इसको जेड वाई ले लूँगा तो ये क्या मिल जाएगा, के क्रॉस जे, तो ये आई में मिल जाएगा। मतलब वायर अगर हमारा जेड डायरेक्शन में है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी मिल रही है ना, या तो वो एक्स में मिलेगी और या तो किस में मिलेगी, वाई में मिलेगी। अच्छा, ये कॉइल किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में है जी, एक्स वाई प्लेन में। तो इसका एरिया किस में होगा, जेड में होगा। अगर ये वायर एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया किस में होगा, जेड में। मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई में मिल रहा है या एक्स में मिल रहा है, तो वाई और जेड की बात करें या एक्स और जेड की बात करें तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा इससे। समझ पा रहे हैं बात को, फिर से देख ले एक बार। कॉइल को मैंने एक्स वाई प्लेन में मान लिया और जो इसका एक्सिस है उसी के अलॉन्ग करंट है, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड होता है, तो जेड डायरेक्शन में हमारा करंट हो गया। अब अगर ये वायर है, इसमें करंट इधर जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था, क्रॉस, इधर क्या बताया था, डॉट बताया था। तो अगर मैं इसको जेड का पॉजिटिव मान लूँ और इसको, इस डायरेक्शन को एक्स मान लूँ या वाई मान लूँ, तो डी एल क्रॉस आर, डी एल माने करंट का डायरेक्शन माने के क्रॉस आई या के क्रॉस जे। अगर के क्रॉस आई लेंगे तो जे मिलेगा, के क्रॉस जे लेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। मतलब ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा या तो वो वाई में होगा या तो वो एक्स में होगा, और एरिया इस कॉइल का क्या होगा, जेड में होगा, क्योंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड होता है।
तो अगर एक्स जेड हो तो भी 90 डिग्री है, वाई जेड है तो भी 90 डिग्री है। और फ्लक्स क्या होता है, बी एस कॉस थीटा। फ्लक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बी एस कॉस थीटा। तो थीटा तो 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है। तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इसमें क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर हो गई होगी बात। अब आते हैं नेक्स्ट, जो इसका पॉइंट दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी एक कॉइल दिया हुआ है आपको, है ना, ये कॉइल दी हुई है और इसमें करंट इस तरह से है, ये वायर इस तरह से है, जरा समझिएगा। ये कॉइल जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये वायर है। वायर लाइज इन द प्लेन ऑफ कॉइल, वायर लाइज इन द प्लेन ऑफ कॉइल। और इसके अंदर मान लीजिए कि आई करंट जा रहा है। मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये वायर भी एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई में कुछ बन सकता है। जैसे ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो वायर हमारा ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक्स वाई प्लेन होगा। वायर इज इन द एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे वायर हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, और कॉइल भी हमारा एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि कह रहा है वायर लाइज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। वहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर था, यहाँ पे दोनों सेम प्लेन में है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो कुछ हमें मिलेगा, है ना। ये वायर एक्स में है या वाई में है। तो देखो अगर ये वायर एक्स में है, सपोज कर लो मैंने जैसे इसको एक्स एक्सिस माना और इसको वाई एक्सिस माना, तो डी एल क्रॉस आर, तो डी एल हमारा किस में गया, आई में, और आर किस में गया, वाई में, है ना, जे में। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। फिर से देखो ये आई करंट इधर जा रहा, इधर जाने का मतलब एक्स में मैंने मान लिया है, तो डी एल हमारा इधर हो गया, और पॉइंट में यहाँ मान ले रहा हूँ सेंटर इसका कॉइल का, तो आर हमारा इधर हो गया। तो डी एल क्रॉस आर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, डी एल क्रॉस आर की यहाँ मैं बात करता हूँ, तो डी एल हमारा किस में है, आई में, और आर हमारा किस में है, जे में। अच्छा डी एल हमारा वाई में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कोई नहीं एक्स डायरेक्शन में हो, प्लेन में मैंने बताया ना, एक्स डायरेक्शन में हो या वाई में हो, एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी हो। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक्स पे माना है, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की बात करें तो के, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो के में मिल रहा है। और आपको पता है कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड किस में मिल रहा है, के में मिल रहा है। यहाँ पे किसे मिल रहा है, के में। एक चीज़ और दिखा दें, अगर तुम आई को वाई में मान लेते, आई को वाई डायरेक्शन में मान लेते, तो यहाँ क्या मिलता, जे, और यहाँ क्या मिलता, आई, तब भी जे क्रॉस आई क्या मिलता, के मिलता, माइनस के मिलता, तो के ही मिलता। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है वो जेड डायरेक्शन में मिल रही है, और ये कॉइल हमारा एक्स वाई प्लेन में है। तो जब कॉइल हमारा एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया हमारा किस में होगा, जेड प्लेन में होगा, जेड माने के में होगा। तो ये के और के दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, माने इनके बीच का एंगल कितना है, जीरो। तो फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो बी एस कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा। यहाँ फ्लक्स नहीं जीरो हो रहा, लेकिन जो भी फ्लक्स है दैट इज अ कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है भाई फ्लक्स, फ्लक्स इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इसमें करंट कांस्टेंट है ना। तो जो करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो भी मिल रही होगी वो कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट इसका है ही है। तो फिर वही बात, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो डेल्टा फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर डेल्टा फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, माने इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई करंट नहीं इंड्यूस्ड होगा। अगर इसी में इस करंट को मैं बोलूँ ये इंक्रीज कर रहा है, अब देखिए, या ये करंट डिक्रीज कर रहा है, तो अगर ये करंट यहाँ पे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एंगल, है ना। तो एंगल तो चलो जीरो मान लिया है। तो अगर आप यहाँ पे करंट को इंक्रीज करोगे, करंट को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो जरा समझिएगा, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं समझने के, इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अगर ये करंट इंक्रीज करेगा तो ये कॉइल क्या चाहेगा, ये भाग जाए यहाँ से, कम हो करंट,
इसका इफेक्ट कम हो। तो देखो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें करंट हमारा फ्लो कर जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखो ये कैसे करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। क्या हो रहा है, ये और ये, इस वायर को देखो, एक छोटे से एलिमेंट को यहाँ देखो, तो अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो किया तो इनमें करंट के डायरेक्शन अपोजिट हो गए। करंट के डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब ये जो छोटा सा एलिमेंट ये वाला है, ये इसको दूर भगाएगा, यहाँ से दूर भाग, दूर भाग। क्यों दूर भागेगा, दूर भगाएगा, तो इसमें करंट का इफेक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और आपको पता है हमेशा ये उस काज का अपोज करता है जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज होता है। तो यहाँ जो करंट बढ़ रही थे, करंट जो बढ़ रही थी, तो करंट का इफेक्ट तो कम करना चाह रहा है, तो दूर कर देगा तो करंट का इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए इसमें करंट क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तो रिपेल करते हैं। इसका उल्टा देखो, अगर इसमें करंट घट रहा होता तो इसको घटने से प्रॉब्लम है, तो इसको पास बुलाता, कहता और आओ मेरा करंट बढ़ाओ यहाँ पे, है ना, करंट बढ़ाओ यहाँ पे। तब यही करंट इसमें इस डायरेक्शन में हो जाता, माने इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर जाता। तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और तरीके में थोड़ा लंबा इसमें सोचना पड़ता है, इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है ना। ये भी तो एक एलिमेंट ही है छोटा सा, है, ये जैसा बिहेवियर करेगा वैसे सारे बिहेवियर करेंगे। तो अगर इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है तो करंट कैसे हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, और अगर इसमें करंट डिक्रीज कर रहा है तो इसमें करंट कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। तो ये भी इसका पोर्शन था, एक सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, है ना। इसमें करंट हमारा कांस्टेंट दिखाया गया था, इसमें करंट इंक्रीजिंग दिखाया गया था, और इसमें करंट डिक्रीजिंग दिखाया गया था। समझ गए होगे बात को। अब हम जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से है, बस थोड़ा सा इसने घुमा फिरा दिया। इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट और करंट की बात ना करके किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जरा देखो, कह रहा है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये कॉइल है हमारी, ऐसे रखी हुई है जैसे उसमें था, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है तो आप ये समझो कि करंट किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, बात खत्म। यही तो मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट होता है, इसका मतलब करंट इसमें ऐसे जा रहा है, उसमें करंट इधर जा रहा था। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है टुवर्ड्स द राइट, तो क्या होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, तो इधर से आ रहा है, तो आ रहा है, तो आ रहा है, तो इसके पास आ रहा, पास आ रहा, पास आ रहा, पास आ रहा, पास आ रहा है। फिर देखो जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा, दूर जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये पास आ रहा होगा तो ये करंट बढ़ रहा होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा होगा तो करंट घट रहा होगा। समझ पा रहे हो, मतलब उसका इफेक्ट, जैसे करंट एलिमेंट यहाँ पे है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट यहाँ पे है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, और इस तरह से ये मूव करता चला गया इसमें। तो जब ये पास आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ये करंट इसमें क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और जब ये करंट बढ़ रहा होगा तो इसको ये घटाना चाहेगा। तो मैंने बताया था कि घटाने का तरीका है, इसको ये दूर करना चाहेगा, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा, माने ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा था तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर जाएगा जी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो कर जाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये रिफिल होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ रहा था तो इसमें करंट बढ़ रहा था, है ना। करंट क्या, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट यहाँ पे बढ़ रहा। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट इन एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ तक, यहाँ तक, इसके पहले तक, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर सुन लो भैया ध्यान से,
ये इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहा, इधर से चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, इसके पास आ रहा है। तो पास आने की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस की वजह से जो करंट का इफेक्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, वो इंक्रीज कर रहा है ना। माने यहाँ पे ये जो करंट इसमें है इस डायरेक्शन में, उसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है। करंट नहीं बढ़ रहा, ध्यान समझिएगा बात को, डिस्टेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रहा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा तो उसको घटाना चाहेगा, लेकिन कुल मिला के काज क्या है, करंट ही तो है, माने इलेक्ट्रॉन का आना ही तो है। तो फर्स्ट हाफ तक यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन इधर आता रहता है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, सोचेगा दूर भागे, क्योंकि ये करंट की वजह से ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। और जब फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने लगता है तो ये डिस्टेंस बढ़ने लगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा। तो चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड बढ़े माने ये वाले डायरेक्शन में करंट बढ़े, और ये वाले डायरेक्शन में करंट बढ़े माने क्या करेगा, इसको पास बुलाना चाहेगा। तो पास बुलाने का मतलब मैंने क्या कहा था, सेम डायरेक्शन में करंट हो जाए तो फिर करंट इसमें ऐसे फ्लो करने लगेगा कि इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, इसमें इसको ये रिपेल करेगा है जिससे कि दूर भागे, और इसमें इसको अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के ये अट्रैक्शन रिपल्सन वाला बड़ा आसान तरीका होगा समझने का, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, इसका मतलब इसको लगेगा कि यार एक करंट बढ़ रहा है ना, तो इसको दूर भगाओ इस वायर को, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देगा, इसके अपोजिट में, जिससे कि इसको रिपेल कर सके। और जब ये सेकंड हाफ में इधर जाएगा तो इसको लगेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, इसमें करंट घटने की वजह से लग रहा है, तो कहेगा इसको पास आओ, पास बुलाने के चक्कर में करंट इधर फ्लो करा देगा तो इसको पास बुलाने लगेगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है इसमें, है ना। और दूसरा इसमें दे रहा कि प्रोटॉन की बात कर रहा है। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर ये प्रोटॉन होता तो करंट इसी डायरेक्शन में हो जाता, है ना, यही तो होता है। इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट करंट होता है और प्रोटॉन के चलने के डायरेक्शन में होगा, तो करंट यहाँ इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन में इधर क्या हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्या हो रहा था, क्लॉक, तो प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, इधर में हो जाएगा क्लॉकवाइज और इधर में हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ तक में क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ तक में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बस करंट का डायरेक्शन का फेर होता है। यहाँ पर भी रिपल्सन वाली बात आएगी और अट्रैक्शन वाली बात आएगी। क्लियर हो गई बात। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के केस में फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज, और प्रोटॉन के केस में फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा था, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरेटिकल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। और जो मैंने आपको तरीका बताया अट्रैक्शन या रिपल्सन से, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि करंट बढ़ रहा है कि करंट घट रहा है, मतलब उसके जो इफेक्ट हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हो रहा है, मतलब जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उसी को रिपेल या अट्रैक्ट करने से हम समझ सकते हैं। क्लियर। ओके, थैंक यू।